नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका स्मार्ट एग्री टॉक्स के एक नए वीडियो में। हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं एजीटीए पे चर्चा करके, तो उसमें कुछ हम लोगों को कुछ भ्रांतियां भी रह गई हैं और कुछ नए सवाल आए हैं और ढेर सारी और भी जो बातें हम लोगों ने एनालिसिस की है, तो उसके बेसिस पे हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो पहली कुछ लोगों को ये संशय हो गया कि हम लोगों के कहने का मतलब पेपर आसान था। तो फिर बाद में मैंने अपने गेस्ट लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को सही में लग रहा है कि पेपर आसान था। तो इस पहले ही क्वेश्चन से मैं पहले ही विशाल के पास में मैं जाऊंगा। विशाल मुझे बताएगा कि पहला क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं आपको मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो था वो आपके कहने का मतलब क्या था, कि वो आसान था कि क्या था? नहीं, देखिए, पेपर तो आसान नहीं था, ये मैं भी नहीं कहूँगा। पेपर इजी नहीं था और पेपर इजी था भी नहीं। पेपर का लेवल मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था मॉडरेट था। अब उसको मॉडरेट से थोड़ा सा हाईली मॉडरेट कर लीजिए। इतना भी नहीं था, मतलब हार्ड भी नहीं था। जैसे हार्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो पेपर हार्ड है। जिसका 25 से 30 क्वेश्चन भी नहीं सही है तो उसके लिए पेपर तो हार्ड ही है। अब जो मोर देन 55-60 से एबव किया हुआ है तो उसके लिए पेपर हम क्या बोलेंगे? बताइए आप क्या बोलेंगे? सही कह रहा, मॉडरेट तो मॉडरेट ही है ना भाई। जो कट ऑफ बनेगी तो एवरेज बच्चों के लिए लेके बनेगी ना। मॉडरेट से थोड़ा उसका लेवल हाई था। जैसे यूपी ट्रिपल एससी वालों ने इस बार क्या किया था कि क्वेश्चन का लैंग्वेज वो लेंदी रख दिया था। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे जेनेटिक्स में 2 पेरेंट है, ए और बी, और उनको इनमें क्रॉसिंग कराया और F1 बना। F1 को अगर हम फिर से उसके पेरेंट से किसी एक पेरेंट से अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। अगर उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं तो टेस्ट क्रॉस कराएं, मतलब टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये एक सिंपल है, लगभग सबको आता है। जो ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इसी क्वेश्चन को मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने कैसे पूछा अपने लैंग्वेज में। उसने बोला कि हमने 2 पेरेंट लिया, उनका नाम ए और बी है, और दोनों की सोइंग कराया, दोनों जर्मिनेट हुए, फ्लावरिंग आया, उसमें एमस्कुलेशन किया। एमस्कुलेशन करने के बाद हमने क्रॉसिंग किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमने F1 को उसके पेरेंट से क्रॉस कराया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पहले हमारा क्या था कि हम विद इन सेकेंड में आंसर को फाइंड कर ले रहे थे, लेकिन अब क्या था कि उसको क्वेश्चन को तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। हमारा जहाँ पे हम विद इन सेकेंड में उस आंसर को फाइंड करते थे, अब मुझे 1 मिनट लगा ना उस क्वेश्चन को पढ़ने में। बिल्कुल। तो उसमें वो हमारा टाइम किल किया ना। तो मैंने ये फील किया वहां पे कि मतलब लैकिंग टाइम का थोड़ा सा लैकिंग था। वो जो 2 आवर्स का था उसको अगर 2.5 आवर, थोड़ा आधे घंटे ज्यादा रहता तो मैक्सिमम बच्चे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते और सही करते। वो उतने शॉर्टेज टाइम का शॉर्टेज था, उसमें कई लोग पैनिक हो गए। अब पैनिक में क्या होता है कि हमको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर का क्वेश्चन देखा होगा, कितना एक पेज का एक क्वेश्चन था। एसर्शन रीजन का हमको उसको भी एसर्शन भी पढ़ना है, रीजन भी पढ़ना है, हमको तीनों चारों जो भी ऑप्शन थे उसको पढ़ना है। देन उसके बाद हम उस ऑप्शन को आंसर को फाइंड कर पाएंगे। तो ये हमारा लेंथी था ना, उसने लैंग्वेज को लेंथी रखा। कई बच्चे जो थे 1 घंटे 10-15 मिनट एग्रीकल्चर ही पढ़ने में लगा दिए। बिल्कुल। अब वो टाइम का जब लास्ट में उनके पास टाइम कम बचा तो कोई भी पैनिक होता, मैं भी रहता तो मैं भी पैनिक होता। तो उसमें क्या हुआ, आते हुए क्वेश्चन भी लोगों के गलत हो गए। एग्जाम सेंटर के बाहर निकले, अब जैसे उनका माइंड स्टेबल हुआ, अरे यार ये तो क्वेश्चन इसका ये आंसर होना चाहिए था, हमने गलत कर दिया। ये ह्यूमन एरर है, सबके साथ होता है। तो मेरे ख्याल से ये था कि हाईली थोड़ा मॉडरेट था पेपर का लेवल। इजी नहीं था, इजी तो मैंने नहीं बोला था, और इजी पेपर था भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने भी पेपर देखा तो इजी तो बिल्कुल नहीं है। और बाकी आप लोगों को, कुछ लोगों को ये था कि सबने टीए का एग्जाम दिया है कि नहीं। बिल्कुल, हम सबने दिया है टीए का एग्जाम। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जो क्या नाम है, पीएचडी करके भी लोग टीए में जा रहे हैं। तो पीएचडी करके लोग चांद पे जा रहे हैं, तो टीए में क्यों नहीं जा सकते भाई? पहली बात तो ये है। तो हमारे साथ नए गेस्ट हैं अंजनी जी। ये हमारे साथ में पीएचडी करते हैं, एग्रोनॉमी में, बीएचयू में ही हैं। तो आप बताइए अंजनी जी, पेपर कैसा था? सर, पेपर के एनालिसिस जहाँ तक मैंने एग्जाम दिया है और प्रीवियस मैंने एग्जाम जो दिए हैं उसके बेसिस पे देख के लगता है कि पेपर इजी तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम जो एग्रीकल्चर क्वेश्चंस आते हैं आपको मिलेंगे करीब, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 10 to 15 क्वेश्चन एटलीस्ट ईजी होते हैं। बट इसके केस में मुझे लगा कि 5 से 10 ही क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी होता है, जो हर स्टूडेंट कर सकता है। बट उसके बाद क्वेश्चन लॉजिकल थे,
काफी ज्यादा लॉजिकल थे और कुछ कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन थे। तो पेपर को इजी कहना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियसली दिया है, बिहार का दिया हुआ है, बिहार बीओ, बिहार बीएचओ एग्जाम दिया हुआ है मैंने, और मैं इंटरव्यू तक गया हूँ दोनों एग्जाम में। तो उसका लेवल और इसका लेवल बहुत अंतर था, बहुत अंतर है, बिल्कुल दोनों से बहुत अंतर था। तो आप मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, पेपर को इजी नहीं बोल सकते हैं आप। बिल्कुल। तो अंजनी जी का भी मानना है कि पेपर इजी नहीं था। आप बताइए अमिकेश जी कि आप फिर से वही मैं क्वेश्चन फिर से मैं आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि लोगों को शायद ये लग गया कि ऐसा साउंड कर रहे हैं आप कि पेपर इजी था, तो क्या क्या ऐसा था? जैसा कि पिछले वीडियो में भी सर हमने बताया था कि मैं पहले मॉडरेट टू हाई की तरफ था, इजी तो मैंने कहा ही नहीं था पिछले वीडियो में। तो ये एकदम निसंदेह है, और मैंने समझाया भी था कि क्यों ये हम लोग को हार्ड लगा। हम लोग के प्रिपरेशन का तरीका दूसरा था। गवर्नमेंट ने जो हम लोग को दिया था सिलेबस, क्वेश्चन जो क्वांटिफाई किया था, उसका तरीका अलग था। जो पूछा उसको बिल्कुल उसके विगत एकदम अलग कर दिया। तो उस वजह से बच्चों को दिक्कत आई। तो हमने तो उसमें पुराने वीडियो में भी कहा था कि निसंदेह, कोई उसमें संदेह ही नहीं है कि पेपर जो है कठिन था। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ब्रिजेश था, तो ब्रिजेश ने लास्ट वीडियो में ये कह दिया था कि पेपर सिंपल था। उसको इसलिए भी इजी लगा है क्योंकि वो यूपीपीएससी का काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम भी देता रहा है और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है और काफ़ी अच्छा करता आ रहा है। वो मेंस भी लिख चुका है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। तो वो मेरा ये मानना है कि पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। और ब्रिजेश को लेने का भी मेरा मतलब था वीडियो में ये, क्योंकि जब आप सैंपल लेते हैं तो आप हर वर्ग के बच्चे को लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीधे सिर्फ जिसका पेपर खराब हुआ है बस आप उसी को ले लेंगे। तो तेज बच्चों को, अच्छे बच्चों को भी लेना जरूरी है और साथ में जो थोड़ा सा जिसका पेपर खराब हुआ है उसको भी लेना जरूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे लिया है। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी हम लोग ऐसे वीडियोस लेके आ सकें आपके लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऐसे हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। और इससे हम लोग का एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, एक और फैक्टर है जो कि बड़ा एग्ज़ाम पे मैटर करेगा। एक चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए होम साइंस, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर या के बच्चों को भी अलाउ किया गया था। उन लोगों के कोर्स कंटेंट में जब उन लोग ग्रेजुएशन में रहते हैं तो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया जाता है। वो लोग कहीं ना कहीं से जो कि कोचिंग संस्थाएं चल रही वहाँ से वो सीखते हैं एग्रीकल्चर, या तो थोड़ा बहुत अपने से जितना वो सीख पाते हैं वो सीख पाते हैं। तो उनकी संख्या मैं मान के चलता हूँ कि 6 से 7 हज़ार हैं। काफ़ी जगहों पे आया भी था, लोग आंकड़ा भी लगा रहे थे, तो 6 से 7 हज़ार लोग थे वो ओवरऑल। होम साइंस का, हॉर्टिकल्चर के जो बच्चे हैं, जो कि आपके इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, क्योंकि नरेंद्र से और यहाँ कानपुर से काफ़ी बैच निकल गए, लेकिन टीए की वैकेंसी आई नहीं थी, क्लियर नहीं हुई थी 2018 के बाद से। तो काफ़ी वो बच्चे एक साथ में इकट्ठा होते गए। तो आप लोग बताइए कि ये कितना फैक्टर करेगा लो मेरिट आने में टीए के, बताइए। सर मेरे हिसाब से, क्योंकि जो नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं, फॉरेस्ट्री वाले, इंजीनियरिंग वाले और जो एग्रीकल्चर वाले, हमने जो पेपर देखा है वो हमारे लिए टफ था, तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी और हार्ड होगा कंपेयर टू हमारे। तो फिर वो मेरिट तो बनेगा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से, उनका इन्वॉल्व होना मतलब कि वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो बढ़ा रहा है, उनके मेरिट में तो मुझे लगता है कि उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे वो लोग। आपने नॉन एग्रीकल्चर वाले बच्चों से बात किया किसी से, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो क्या बता रहे हैं? नहीं, वो जैसे अंजनी ने सही बोला कि अब जैसे हम लोग एग्रीकल्चर के, तो 4 साल तो हमको एग्रीकल्चर ही पढ़ना है। क्लास में बैठ के प्रोफेसर से जो भी पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आज तक हमको क्लास में पढ़े हुए, आपको भी याद होंगे, जो क्लास में पढ़ लिए वो एग्जाम में भी वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब जो आपने बताया कि होम साइंस वाले, होम साइंस एक तो एग्रीकल्चर से एकदम हट के अलग हो गया। उसमें उन लोगों में एग्रीकल्चर क्या ही है, एक आध दो टॉपिक होता होगा, एक आध दो टॉपिक से क्या ही मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना आएगा। भाई 2-4 स्टूडेंट तो अलग ही होते हैं जो अपने हार्ड वर्किंग से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं। कोचिंग से, आपने जैसे बताया कि कोचिंग से, हाँ 2-4 स्टूडेंट तो कहीं किसी भी सेक्टर में ऐसा मिलेंगे ही जो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके थोड़ा अच्छा अपने अपग्रेड कर लिए अपने आप को। लेकिन मेरे ख्याल से अंजनी ने सही बोला कि जो मेरिट बनेगा वो एग्रीकल्चर के बच्चों से ही बनेगा। इसमें ज़्यादा मेरिट में इम्पैक्ट ये होम साइंस वाले और फॉरेस्ट्री वाले ये सब ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं डाल पाएंगे इसमें। एक और जो मुझे फैक्टर दिखता है अमिकेश जी, कि अभी एसटीए का एग्ज़ाम हुआ है, बीच में एसटीए का भी रिजल्ट आएगा, तो वो लगभग 250 बच्चे निकल जाएंगे इसमें से।
और वो जो बच्चे हैं वो 250 सीट खाली करके जाएंगे, क्योंकि वो जो 250 बच्चे हैं लगभग वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और उन्होंने प्री लिखा है, मेंस लिखा है, फिर वो जाके उनका रिजल्ट बन रहा है। तो आपका क्या मानना है कि वो कितना इम्पैक्टफुल होगा लो मेरिट आने में? बिल्कुल आपने सही कहा सर। एसटीए के साथ साथ हम एक और फोकस करेंगे कि जो हमारा एएफओ का एग्जाम है जी। ये भी अभी होने वाला है दिसंबर में। इसका भी मोस्टली अप्रैल तक पूरा फाइनल हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह, ज्वाइनिंग वगैरह का सब आ जाता है रिजल्ट। तो अगर टीए उससे पहले ज्वाइनिंग हो गई तो ठीक है, नहीं एएफओ भी कहीं ना कहीं, टीए एसटीए का तो पूरा पूरा रोल है। और मेरे कई साथी भी हैं, सहपाठी भी, यहाँ भी सीएसए वगैरह में मैंने बात किया, एसटीए में मेंस लिखे बैठे हैं और उनके टीए में भी 50+ नंबर है, 50, 55, 60+ भी नंबर है। और जाहिर सी बात है कि जिनका एसटीए में हो जाएगा वो टीए क्यों ज्वाइन करेंगे। तो वो और प्लस जो एएफओ बच्चे अब देंगे उनके भी टीए में अच्छे नंबर हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है मेरिट को गिराने में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अच्छे लड़के तो जब उधर चले जाएंगे तो मेरिट तो निसंदेह नीचे आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना है। एक और एग्ज़ाम होने वाला है जो झारखंड में होने वाला है। तो झारखंड में भी अगर वो बीएओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जा रहा है, रिजल्ट अगर पहले आ जाता है अगर, तो फिर वो भी बड़ा मैटर करेगा। और वो जल्दी, गवर्नमेंट जल्दी लगी है और थोड़ा उसका जॉब प्रोफाइल अच्छा है इससे। तो मेरा मानना है कि अगर वो भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर अच्छा हो जाएगा। एक हम और कहना चाहेंगे कि जो होम साइंस, फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो ये ना समझे कि जो हमारे सर लोगों ने बताया है, कई बार वीडियो में आप देखने के बाद आप लोग को ये लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये भी सत्य है कि आप अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं और हम अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं। तो आपको अगर हमारे सब्जेक्ट में आना होगा, क्योंकि निसंदेह एग्रीकल्चर की वैकेंसी है टीए, तो आपको अगर हमारे सब्जेक्ट में आना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे सभी में होते हैं जो कि बहुत ही होनहार होते हैं, उनकी कैचिंग पावर, बिल पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो तो ठीक है। बाकी नॉर्मल जो एग्रीकल्चर से हट के बच्चे हैं वो 40 से 50 के अंदर ही हैं। तो वो जो है मेरिट को उठाने में प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेरिट को लेवल करने में जरूर अपना रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सर आप लोग अपना नंबर बताते चलिए। तो मैं ये बता दूं कि मोटा मोटी तौर पे आप लोग ये मान लीजिए 55 से 60 के बीच में सबको, ये कुछ तो ऐसे भी हैं जो 60 से ऊपर भी हैं हमारे साथ में। तो इस आप लोग, लेकिन एक बात और भी है उसमें कि आप स्पेशली कुछ लोगों का नंबर जान के आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो आप लोग दूसरे के चक्कर में नहीं रहिए, लेकिन ओवरऑल मेरिट के चक्कर में आप लोग रहिए, भले वो अच्छा है। अनुराग जी कहते हैं कि मैं कोर्ट केस जरूर करूंगा। जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे जो मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ पैटर्न है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आप कोर्ट केस करिए, आप चाहे जहाँ जाइए आरटीआई डालिए, जो भी आप लिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आप बस इतना कर सकते हैं कि आप वैकेंसी को 1 साल 1.5 साल डिले करा सकते हैं, और जिससे कि ये वाली वैकेंसी डिले होगी तो नेक्स्ट जो आने वाली है वो भी डिले होगी, उससे किसी का कुछ भी लाभ नहीं है। आप अंजनी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चंस नहीं है। इवन आपको मैं एग्जांपल देकर बता सकता हूँ कि एक 2022 में आई थिंक हरियाणा डीएचओ का एग्जाम हुआ था हॉर्टिकल्चर वाले का। उसके क्वेश्चन के पैटर्न इससे ज्यादा टफ थे, बट वो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। उसमें मेरिट, उनकी कंडीशन थी कि 50% आपको मार्क्स लाने हैं, आपने नहीं लाए तो आप रिजेक्ट है। मैक्सिमम वैकेंसी आई थिंक 600 थी, बट उन्होंने 53 स्टूडेंट को ही लिया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप क्वेश्चन हार्ड आ गए तो आप केस कर देंगे तो एग्जाम कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक चीज़ और भी है, आप हरियाणा हॉर्टिकल्चर वाली वैकेंसी बताएं, और हरियाणा में जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी जो 50% जो मार्क्स उन्होंने रखा था तो बच्चे नहीं क्वालिफाई किए, और वो वैकेंसी वापस चली गई थी। जितने भी क्वालिफाई कर पाए, लेकिन वो बैकलॉग में सीटें चली गई और फिर वो आई हैं, वो सारी सीटें फिर से अब आई हैं। तो होता यही है कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ पैटर्न है फिर भी वो वैकेंसी रुकती तो है नहीं। तो आप इस चक्कर में नहीं रहिएगा। आप करेंगे तो थोड़ा सा बस लेट कर सकते हैं वैकेंसी को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। काफ़ी लोगों का ये इच्छा रहा है जानने का कि बीएचयूज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कितना नंबर बन रहा है। तो मेरा जो मानना है कि मोस्ट ऑफ द, अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज जो है 50 से ऊपर रहा है, और कुछ कुछ बच्चों का जैसे कि
15 से 20 बच्चों का 60 से ऊपर है। आप लोगों ने बात किया है और अच्छे से, तो आप बता सकते हैं कि क्या? बिल्कुल ये सत्य है। लगभग जो हमने बात किया है 50 to 60 स्टूडेंट से हमने बात किया है, उसमें 35 स्टूडेंट का मुझे पता चला है जो 50 प्लस है। उसमें 5-6 ये भी बताया कि सर मेरे 62 हैं, मेरे 63 हैं, इससे ऊपर भी नहीं है, 62 to 65 के रेंज में ही है, लेकिन 50 प्लस हैं। एक और मुझे जो जेन्युइन कमेंट लगा मुझे कि आरकेसी करके एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि सर मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा था, मन से तैयारी किया, लेकिन मेरे 45.6 ही नंबर बन रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि ये क्या मेरा हो सकता है कि नहीं। तो इन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं लिखी थी, मैं इनको रिप्लाई भी किया, लेकिन वो मुझे नहीं, मतलब कि रिप्लाई इनका आया। तो इतने में तो जनरल में भी हो जाएगा। तो क्या ऐसा था कि इतना, मतलब कि टाइम इन्होंने जैसा बताया है कि पेपर ऐसा था कि 1.5 साल भी कोई पढ़ाई करे तो फिर भी नहीं आएगा, ऐसा नंबर आएगा? बताइए। अब देखिए, उन्होंने जो बोल रहे हैं कि मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा था, ये तो उनके बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। अब वो उनके लेवल से, उनके जैसा वो चाह रहे थे उनका पेपर नहीं बना, तो दुख की बात तो है। कोई भी होगा, अगर इतने साल से पढ़ रहा है, अगर वो उस तरह लेवल का पेपर नहीं आया तो उसको दुख तो लगेगा। और 45 कितना बताया आपने? 45 पॉइंट कुछ है। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत आगे, मतलब रेस में है एकदम, बहुत अच्छे से रेस में है। अब कैटेगरी के हिसाब से, अब उनकी कैटेगरी मुझे नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल वो रेस में है। ऐसा नहीं है कि वो रेस से बाहर हुए हैं, वो रेस में हैं, बने हुए हैं। अब वो तो रेस में तो अभी तो बने हुए हैं। जैसे उन्होंने बोला कि मेरे ख्याल से वो थोड़ा रिस्क बियरिंग एबिलिटी जो होती है ना, वो जैसे बच्चा अगर जो जॉबलेस है, जो इसको जॉब नहीं मिला है, तो वो एक सोचता है एग्जाम में बैठ के कि मैं रिस्क लूँ कि ना लूँ, कि अगर मैं रिस्क ले लूँगा तो थोड़ा मेरा जो क्वेश्चन और तो गलत नहीं हो जाएंगे। ये रिस्क बेयरिंग एबिलिटी मेरे ख्याल से भाई जो नहीं लिया होगा, और कोई भी, हम भी डरते थे कि अब मैं रिस्क लूँ कि नहीं लूँ। अभी तो जॉब में तो जो नहीं है वो डरेंगे इस चीज़ को लेने के लिए। तो हो सकता है अगर वो थोड़ा रिस्क लिए होते तो उनका 2-4 क्वेश्चन और बढ़ जाता, मेरे ख्याल से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप क्या समझते हैं? मेरा भी ये मानना है, ताकि लोग ये सोचते हैं कि मैं इतना माइनस ना कर दूं कि सारा नंबर मेरा माइनस हो जाए, तो इसलिए काफ़ी लोग क्वेश्चन गलत करने से डरते हैं। तो ये बहुत मुझे समझ में आया कि समझदारी का काम किया। 45.6 तो बहुत अच्छा है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल रहा है, जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नॉन एग्रीकल्चर के भी हैं, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा नंबर है। और एक चीज़ और भी मुझे समझ में आया कि काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे काइस करके कोई है, तो वो मेरे से पूछा कि कानपुर में कैसा रिव्यू रहा, कितने लोग, मतलब कि कितना नंबर आ रहा। तो मैं काफ़ी लोगों से कानपुर में मैं बात किया हूँ, चूँकि मैं कानपुर से पढ़ा भी हूँ। तो 50 के 55 के बीच में जो अच्छे लड़के हैं वो हैं, और 45 से 50 के बीच में ऐसे लड़के हैं जो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते थे और इस बार भी अच्छा कर गए हैं। उसके नीचे भी कुछ बच्चे हैं। तो ऐसा रहा है कानपुर का भी रिजल्ट। कोई बहुत ऐसा नहीं रहा है कि जो सब बच्चे 60 से ऊपर चले जाएं, ऐसा भी नहीं रहा है। तो मेरा जो ये मानना है कि वहाँ पे जो 45 से 50 के बीच में है वो भी थोड़ा अच्छा किए हैं, अच्छा सिक्योर हैं वो, जनरल में अगर होते हैं तो। शिवराज जी कहते हैं कि पेपर जो था वो बैंकिंग के लेवल का था, जो बैंकिंग का एग्जाम एएफओ का होता है, तो उस लेवल का था पेपर। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं सच बताऊं तो मैंने बैंक का कभी पेपर दिया नहीं है, तो मुझे उसको ज़्यादा आइडिया पता नहीं है। लेकिन अभी तक मैंने जितना एग्ज़ाम दिया, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने बताया ना कि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा था। जैसे अभी अंजनी ने बताया कि बीओ का एग्जाम हुआ था, अब उसका पेपर देख लीजिएगा, ऑनलाइन तो पढ़ा होगा, और इसका पेपर मैच कर लीजिएगा। बीओ के एग्जाम में और इसके एग्जाम में बहुत ये है। हेलो, लेवल सी का, शायद लेवल सी है ना, ये लेवल सी का जॉब है, और बीओ जो है बी का है। और इसमें बहुत लेवल सी है, लेकिन इसने अपना ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया जैसे मैं लेवल ए के लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के। अभी आपने एसटीए का एग्जाम दिया था, उसमें उससे और इसका कंपेयर कर लीजिए दोनों क्वेश्चन में। आप इस जो टीए का अपना एग्जाम है ना, वो ज़्यादा ही मतलब उसका लेवल स्टैंडर्ड करके चलते करते चले गए हैं। बिल्कुल, मुझे भी यही लगा। पेपर बहुत कठिन था, और चूंकि एक चीज़ और भी है कि जो हम लोग नॉर्मल पैटर्न में पढ़ते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न पूछ लेगा आपसे, क्रॉपिंग सिस्टम पूछ लेगा, जो नॉर्मल सिस्टम, एलोपैथी का कुछ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई सॉल्व कर देगा। लेकिन जहाँ आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो कोई अगर पॉलिसी से है, तो फिर वो बन नहीं पाता, किसी से क्वेश्चन नहीं बनता। ना आप पढ़ते हैं ना मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि सब कोई
ओवरऑल जो बेसिक बुक है वो नेमराज सुंडा, अरुण कात्यायन और कांतवा है, यही तीनों लोग लगा के जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए कांतवा लगा लिए, बाकी ये दोनों बुक अपना पढ़ लिए। तो उसमें से क्वेश्चन बहुत कम थे, 20 क्वेश्चन थे, तो इस वजह से भी खराब रहा है। सबा नजीम करके एक है हमारी यूज़र, तो वो पूछती हैं कि लड़कियों की जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज बनेगी कि नहीं बनेगी। अम्बिकेश जी आप बताइए, इसका जवाब आप दीजिए तो फिर मैं अच्छे से देता हूँ। बिल्कुल, जो महिलाएं जिस कैटेगरी की हैं, एक तो पहले वो जनरल में की महिलाओं में जो कैटेगरी बनेगी, उनकी रिजर्वेशन है, उसमें वो फाइट करेंगी। फिर उनके कैटेगरी में अलग से भी उनकी सीटें होंगी, तो निश्चित रूप से महिलाओं की अलग अलग कट ऑफ बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी भी सीटें थी उसका 20-20% अगर मैं निकाल देता हूँ, मैंने खुद भी करके देखा कि 20-20% हम निकाल के पूरा देखें, जो 3446 सीट थी तो उसका बनता है 689। और अगर मैं कैटेगरी वाइज निकालता हूँ, जो कि जनरल की सीट थी जो 1813 थी, तो उसमें से अगर 362 महिला अगर से आरक्षित सीट में आती हैं, फिर उसके बाद से जो अनुसूचित जाति में है 509 सीटें, उसमें से 101 जो महिलाओं के लिए 20% निकालने के बाद से आता है। फिर अनुसूचित जनजाति में जो 151 सीट थी उसको 30 कर दीजिए सीट महिलाओं के लिए, और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 629 सीट, तो 125 महिलाओं के लिए बनती है 20% निकालने पे। और EWS में 344 सीट थी, तो 68 सीट जो बनती है महिलाओं की। तो ये अगर मैं कैटेगरी वाइज भी 20-20% करके मैं जोड़ता हूँ तो 689 आते हैं। तो इसका मतलब कि हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए 20% सीट फिक्स है। तो महिलाओं के लिए एक अलग से एज है कि उनका होना थोड़ा सा आसान है। और एक यूज़र ने पूछा कि डीवी के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो डीवी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि SSC की पुरानी भी जो वैकेंसी रही है तो उसमें 3.2 जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो 3.2 हर वर्ग में बुलाया जाता है 3.2 गुना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी सीट है, जैसे कि 1813 अनारक्षित वर्ग में है, तो उसमें 5855 लोग को बुलाया जाएगा। 509 जो अनुसूचित जाति में सीट है तो उसमें लगभग 1644 लोग को बुलाया जाएगा। 151 जो अनुसूचित जनजाति में है सीट, तो उसमें से 487 लोगों को बुलाया जाएगा। 3.2 गुना करने पे आ रहा है ये। 629 अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो उसमें डीवी के लिए 2031 लोग को बुलाया जाएगा। और 344 जो सीटें हैं आर्थिक EWS में, तो उसमें 1111 लोगों को बुलाया जाएगा। ओवरऑल जो रहेगा, जो मान लीजिए टीए में जो हमारी वैकेंसी है 3446, तो उसमें अब ओवरऑल जो बुलाया जाएगा 11130 लोगों को बुलाया जाएगा जो डीवी के लिए। लेकिन आपको डीवी में बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, उससे मेरा मानना है कि उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फाइनल में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो आपका और भी कुछ सवाल रह जाएगा तो आप करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और मुझे लगता है कि लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं इस एग्ज़ाम से लेके। जो कुछ भी चीज़ें रह गई थी, जो भी भ्रांतियां आप लोगों को लगी लास्ट वीडियो में कि हम लोगों की तरफ से आपको लगा कि शायद पेपर आसान कहा गया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमारे जो बाकी मित्र भी हैं इनका भी यही मानना था कि पेपर आसान तो नहीं था। और एक बच्चे को जो कि अच्छा कर रहा है लाइफ में, अच्छा दे रहा है एग्ज़ाम, तो उसको लगा कि पेपर थोड़ा सा उसके हिसाब से भी ठीक था कि वो कर सकता है, और वो अच्छा करके भी आया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी चाह रहे हैं अच्छा किए हैं, उन सब का सिलेक्शन हो। आपके लिए हम लोग गुड लक बोलना चाहेंगे। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो और भी हम लोग ऐसे वीडियो लेके आएंगे।